बच्चों, पहले कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि मेरा मन भी नहीं मान रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैं स्कूल में था, ये था, वो था। तो मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। आपका इस तरह से पूरे टॉपिक में एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और जिन्होंने पढ़ लिया है उनको यदि इनमें कोई पॉइंट ऐसा मिल रहा है जो नया सा दिख रहा है तो उसको आप अपग्रेड कर लीजिएगा अपने शॉर्ट नोट्स में। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप जो होते हैं उनमें जो टी होता है वो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है और वो लो एनर्जी बीटा पार्टिकल एमिट करता है। इसकी एबेंडेंस जो होती है, इसका अमाउंट जो नेचर में मिलता है, ये लेस अमाउंट में मिलता है, लेस एबेंडेंस होती है। और हाइड्रोजन की एबेंडेंस जो होती है वो कैसी होती है, मोर। ठीक है। इसकी एबेंडेंस कम है, हाइड्रोजन की एबेंडेंस ज्यादा है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और जो टी वाले हैं, ट्राइटियम, इन सब में यदि हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टी वाले का ज्यादा होता है क्योंकि इसमें लगता है फोर्स ड्यू टू मास। फोर्स ड्यू टू मास। ठीक है। इनफैक्ट यदि हम टी के बारे में बात करें तो टी का बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है अपने पास क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। इनकी इंफॉर्मेशन अपने पास है। और हर चीज जो होती है ना, जो भी प्रॉपर्टी के बारे में आप बात करो, हर प्रॉपर्टी जो है वो D2 की ज्यादा होती है H2 से। एक प्रॉपर्टी जो है वो सेम होती है और वो है इनके बीच की जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है, बॉन्ड लेंथ के बारे में या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में यदि मैं कहूं। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो दोनों की, हाइड्रोजन की और ड्यूटेरियम की, एग्जैक्टली कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी सेट किया जा सकता है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है डिफर करती है, कौन सी डिफर नहीं करती है। तो याद रखिएगा इन तीनों में हर चीज वैसे ज्यादा होती है इसकी, तीनों में नहीं, इन दोनों में। इसका तो इंफॉर्मेशन ज्यादा की नहीं है, जिसकी थी वो मैंने बता दी। इनकी बाकी चीजों में हर चीज जो है इन दोनों में वो किसकी बड़ी ज्यादा होती है वैल्यू, कोई भी प्रॉपर्टी D2 की ज्यादा होती है। लेकिन यदि हम बात करें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की तो दोनों की बराबर होती। अच्छा, एक बात सुनो। हो सकता है वो अपनी अकल लगा दें और ये जो शब्द हम लोग ने पढ़े हैं ना उसके अपोजिट वो काम कर दें और वो बात कर लें रेट ऑफ रिएक्शन की। तो याद रखना, रिएक्शन का रेट किसमें ज्यादा होगा, हाइड्रोजन में, और कम होगा किसके अंदर, इसके अंदर। हालांकि ये चीज हम लोगों ने एक बार सुनी जरूर है जब हमने बात करी थी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट की, कि किसी भी रिएक्शन में इसके बॉन्ड टूटना जो है मुश्किल है, इसके बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है ना। इन दोनों में यदि कंपेयर करें तो ये रिएक्शन जो है वो आराम से नहीं करेगा, ये आराम से रिएक्शन कर जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसको अपग्रेड कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पर हम बात करें इन टर्म की एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन और ऑक्यूलेटेड जो हाइड्रोजन है। किसी भी सॉलिड सरफेस पर हाइड्रोजन का एड्सॉर्ब होना ऑक्यूलेशन कहलाता है। मैंने सरफेस केमिस्ट्री में बताया था आपको ये। ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होती है, जब आप हाइड्रोजन को ब्रेक करते हो, खूब सारी एनर्जी देते हो, हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, जो एटम क्रिएट होता है ट्वाइस एच। इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में सबसे स्ट्रांग है क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे एटम है, पास पास है, तोड़ने में बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है। यानी ये जो क्रिएट हुआ होगा, ये जो बना होगा, इसको हम क्या कह रहे हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन कह रहे हैं। किसी भी रिएक्शन के दौरान जब कुछ बनता है, जैसे मान लीजिए हमने रिएक्शन कराई Zn की, किसी चीज के साथ Zn ने कहीं पर कुछ ऐसा किया कि इसने रिएक्शन करी HCl के साथ या H प्लस के साथ, तो क्या करेगा, Zn खुद ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को रिड्यूस करेगा।
बनेगी क्या H। अगर ये H कुछ नहीं कर पाती है तो ये क्या करती है, फिर हाइड्रोजन की फॉर्म में, हाफ ऑफ H2 की फॉर्म में बाहर निकलती है। ये जो हाइड्रोजन हमने यहां लिखी है, इसका तो फॉर्मेशन होता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, इसकी एनर्जी कैसी हो गई, बहुत ज्यादा। आपने खूब सारी एनर्जी दी है, तब ये बॉन्ड ब्रेक किया है, तब आपका बना है क्या, एटॉमिक हाइड्रोजन। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर किसी हाई रिएक्टिव मेटल ने H प्लस को रिड्यूस किया, उससे बनती है क्या, नेसेंट हाइड्रोजन। और ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन तो कौन सी हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर फॉर्म की हाइड्रोजन है। तो इन सब में यदि रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले आप एटॉमिक वाले को रखोगे, एटॉमिक हाइड्रोजन। उसके बाद है आपका नेसेंट हाइड्रोजन, फिर आपका ये है ऑक्यूलेटेड वाली। आ रही बात समझ में? तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा इन तीनों हाइड्रोजन्स के अंदर। हाइड्रोजन दो न्यूक्लियर आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इस तरह से सेपरेट होते हैं न्यूक्लियस के स्पिन के हिसाब से। अगर दो हाइड्रोजन ऐसे हैं, एक हाइड्रोजन ऐसा है जिनके अंदर आपका न्यूक्लियस का स्पिन सेम डायरेक्शन में है, जैसे ये हमने न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। अगर इनका स्पिन जो है वो सेम डायरेक्शन में, एक ऐसा और दूसरा ऐसा, यदि इनका स्पिन सेम डायरेक्शन में है या इनका स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इसको ऑर्गेनिक वाले से सोचो, जब अपोजिट एंड पर होते हैं तो उनको बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन, और जब साथ साथ में होते हैं तो इसको बोला जाता है ऑर्थो हाइड्रोजन। ये कहलाता है ऑर्थो हाइड्रोजन, ये वाला कहलाता है पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, एक कहलाता है ऑर्थो हाइड्रोजन, एक कहलाता है पैरा हाइड्रोजन। अच्छा, अब यदि हम इसमें और इसमें ये बात करें कि रूम टेम्परेचर पर कौन सा ज्यादा अमाउंट में रहता है, तो ये इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए आपको कि रूम टेम्परेचर पर ऑर्थो वाले का परसेंटेज 75% होता है, और पैरा, पैरा पैर की ओर यानी नीचे की ओर, यानी इसका परसेंटेज जो है वो कम होता है 25%। पैरा मतलब पैर की ओर, तो जो कम होता है, जो नीचे होता है, जिनका अमाउंट कम होता है, वो कौन वाले होते हैं, पैरा वाले। ठीक है, आप और कम टेम्परेचर पर जाओगे ना तो इसका परसेंटेज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगली बात सुनो, हाईली प्योर, ये आपने पढ़ा होगा, डाइहाइड्रोजन इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ किसकी, बेरियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कौन से इलेक्ट्रोड, निकेल इलेक्ट्रोड। ठीक है, यदि निकेल के इलेक्ट्रोड यहां पर यूज किए जाएं तो आपका जो हाइड्रोजन बनती है वो 99.95% प्योर बनती है। इतनी बात भी समझ में आ गई। अच्छा, जो आपका प्रोडक्शन है ना, किसका, हाइड्रोजन का, डाई हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है पेट्रोलियम से, सबसे ज्यादा। फिर आप यूज करते हैं कोल, फिर उसके बाद होता है इलेक्ट्रोलिसिस से, और फिर जो अदर मेथड है, अदर मेथड में मतलब कोई मेटल वेटल जब किसी के साथ रिएक्ट कर रही है तो वो कहानियां यहां पर आती हैं। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी है, इज जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl एंड एक्वस एल्कलाइन सॉल्यूशन। जिंक हाइड्रोजन से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी निश्चित तौर पर जिंक आपका HCl से रिएक्ट करेगा, और HCl से रिएक्ट करने पर खुद ऑक्सीडाइज होगा, ZnCl2 बनाएगा, और कौन सी गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा।
क्या जिंक NaOH से रिएक्शन कर सकता है? NaOH से रिएक्शन करने के लिए मेटल का नेचर कैसा होना चाहिए? एम्फोट्रिक। तो देखिए, जिंक की रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ? NaOH के साथ। तो इसका प्रोडक्ट कैसे लिखना होगा? जिंक +2 में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सोचना है आपको, लिखने का तरीका ऐसा सोचना है। इसको ले लेता हूं, ZnOH का होल ट्वाइस +2 में चला गया। ठीक है, पास वाला जो इसका इवन नंबर है ना, वो बना लो OH ऐड करके। एक्सेस की बात सारी चल रही है। पास का जो इवन नंबर है ना, वो बना लो OH को ऐड करके। तो यहां 2 हैं, 2 और ऐड कर दो। तो क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा ZnOH का होल 4। डब्बे के ऊपर जो चार्ज आ जाए वो लिख दीजिए। तो चार्ज कितना आ जाएगा? यहां +2 है, -4 है, -2। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि Na2ZnOH का होल 4, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इसके अंदर से जितने भी पॉसिबल वाटर है ना, उसको निकाल दो। तो ट्वाइस ऑफ H2O निकाल देते हैं। तो ये बन जाएगा क्या? Na2ZnO2। समझ में आ गई मेरी बात? तो आप अब मुझे बताओ कि अगर मैं एल्युमिनियम रखता, क्योंकि इसकी जरूरत मुझे पड़ी थी अभी उसके दौरान जब हम लोग ने मेटलर्जी पढ़ रहे थे। एल्युमिनियम लेता तो क्या बनता? क्या क्रोमियम लेता तो रिएक्शन हो जाती? और होती तो क्या बनता? ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट बताओ क्या बनेंगे। इसका तो याद होगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। क्रोमियम में क्या बनेगा? ठीक है, इसके बारे में जरा मुझे बताओ। अच्छा, अगली, ड्यूरिंग वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन CO2 इज रिमूव्ड बाय सोडियम आर्सेनेट सॉल्यूशन। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। ठीक है, देखिए, जब कोई हाइड्रोकार्बन आप लेते हैं CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2, और उसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं स्टीम से, तो इससे आपका बनता है कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस। यही है क्या? वाटर गैस। इसी को ही हम क्या कहते हैं? वाटर गैस कहते हैं। अगर हम इस वाटर गैस पर फर्दर रिएक्शन करा दें स्टीम की, अगर मैं इस वाटर गैस पर फर्दर रिएक्शन करा दूं स्टीम की, H2O स्टीम, तो इससे क्या होता है? CO2 बनता है और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जो है वो और तेजी से बढ़ जाता है, क्योंकि अब यहां से और स्टीम से और हाइड्रोजन आने लग गई। और यदि आप इस रिएक्शन में CO2 को खत्म करते चले जाएं विद द हेल्प ऑफ सोडियम आर्सेनेट, तो ये रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट होकर ढेर सारे अमाउंट में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाती है। इसी चीज को हम कहते हैं क्या? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये भी समझ में आ गया? ओके, और आगे चलते हैं। यहां बात करी जा रही है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ हाइलोजन। ओके, हाइलोजन के साथ क्या रिएक्शन होगी? सिंपली, यदि आप X2 के साथ रिएक्शन करा दोगे आपका हाइड्रोजन की, तो ये क्या बना देगा? HX टाइप के कंपाउंड बना देगा। ठीक है, हम सबको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो ये होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो ये होता है। जब HF फॉर्म हो रहा होगा, जब HF फॉर्म हो रहा होगा तो ढेर सारी एनर्जी बाहर निकल रही होगी। जब HI फॉर्म हो रहा होगा तो कम एनर्जी बाहर निकल रही होगी। मतलब HF
जब बन रहा होगा तब हाई रिएक्टिविटी के कारण ये जुड़ेगा भी, खूब सारी एनर्जी बाहर निकलेगी और फॉर्मेशन इसका बहुत आराम से हो जाएगा। इसीलिए ये रिएक्शन तो डार्क कंडीशन में, अंधेरे में भी हो जाती है। लेकिन आई के साथ चूंकि एनर्जी नहीं ज्यादा निकलेगी, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कम होती है, इसको कराने के लिए आपको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पाती। ठीक है, अब यदि हम यहां बात करें सेकेंड स्टेप में O2 और H2, O2 और H2 नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते। नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते, तो यदि आपसे कोई पूछे कि एक कंटेनर में O2 और H2 हैं, रूम टेम्परेचर पर रखे हुए हैं, क्या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यहां वैलिड है? तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वैलिड था नॉन रिएक्टिव गैसेस के लिए। तो यदि ये नॉर्मल कंडीशन में विदाउट कैटलिस्ट रखी हुई हैं, कोई कैटलिस्ट नहीं मिलाया है आपने, तब यहां पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वैलिड है। बट कैटलिस्ट मिला दिया होगा ना, तो ये आपस में रिएक्शन करके H2O बनाएंगे और इस प्रोसेस के दौरान बहुत भयंकर एनर्जी जो है वो बाहर फेंकेंगे। ये डेल्टा H निगेटिव बहुत ज्यादा, इसीलिए इसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के मिक्सचर को रॉकेट फ्यूल के लिए। इसके अंदर पॉल्यूशन भी कम होता है और हाई एनर्जी ये डोनेट करते हैं। यदि हम नाइट्रोजन पर बात करें, तो नाइट्रोजन के साथ हम सबको पता है N2 प्लस थ्राइस H2 गिव 2NH3। इसके अंदर जो कैटलिस्ट वाली बात थी वो मैंने थोड़ा सा उस पर रिसर्च करी है। जो कैटलिस्ट वाली बात है, इसके अंदर आयरन का ऑक्साइड, ठीक है, K2O, और आपका क्या लिया जाता है, Al2O3 लिया जाता है। ये चीज ली जाती है। अब देखो, अगर चार ऑप्शन में आपको और कोई ऑप्शन ना समझ में आ रहा हो, तो इसमें देखो एक खास बात है। खास बात क्या है कि देखो यहां जो KO2 लिया गया है या Al2O3 लिया गया है, उसका काम क्या है पता है? उसका काम यह है कि N2 के पास जब भी N2 कहीं किसी रिएक्शन में ली जाती है, तो उसके अंदर जरूर इंप्योरिटी मौजूद रहती है ऑक्सीजन की। तो अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये रिएक्ट कर गए, कैटलिस्ट हमने मिला ही रखा है, ये रिएक्ट कर गए तो वाटर बन जाएगा। तो उस वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने इसको मिला लिया है। ठीक है, उस वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने इसको मिला रखा है। और ये जो ऑक्सीजन है ना, मे बी इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये क्या बना ले, ये बना ले अपने खुद के ऑक्साइड NO2 N2O3 इस टाइप की चीजें बना ले। और ये जो चीजें हैं वो सब एसिडिक हैं, इसके लिए हमने यहां पर ये बेसिक चीजें मिला रखी हैं। मतलब ये जो दो चीजें मिलाई रखी है हमने, इनका काम क्या है? इनका काम है इंप्योरिटी को रिमूव करना। वास्तव में जो कैटेलिटिक एक्शन है, जो कैटलिस्ट है, वो क्या है? ये है। तो ऑप्शन में देखिएगा कि अगर कोई भी ना मिल रहा हो तो इस बात पर विचार करिएगा। इतनी बात समझ में आ रही? अच्छा, इसके बाद रिएक्शन है हाइड्रोजन की विथ मेटल। देखिए, हाइड्रोजन की रिएक्शन आपका S ब्लॉक एलिमेंट के साथ ये रिएक्शन कर सकता है। हाईली रिएक्टिव जो है S ब्लॉक एलिमेंट, उनके साथ रिएक्शन कर सकता है और ये बनाएगा मेटल के क्या? हाइड्राइड्स। MHX टाइप के कंपाउंड जो S ब्लॉक के साथ बनते हैं, उन हाइड्राइड में जनरली आयनिक नेचर होता है, एक्सेप्ट
BH2 और MgH2। BH2 और MgH2 को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकियों के अंदर जो नेचर होता है वो कैसा होता है, आयनिक नेचर होता है। इसीलिए इनको, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनको एक नाम से जाना जाता है सेलाइन, जिसका मतलब होता है सॉल्ट लाइक। ठीक है, तो ये रिएक्शन सिर्फ किसके साथ करेगी, एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ। अगर लो रिएक्टिव मेटल आयन है, फॉर लेस रिएक्टिव मेटल आयन, ये आप आज ही शायद मेटलर्जी में पढ़ो, लो ग्रेड कॉपर ओर के साथ, या कल पढ़ोगे शायद। कॉपर +2 हाइड्रोजन के साथ यदि रिएक्ट कर दिया जाए तो हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर। ठीक है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा, ज्यादा होगा, इजीली रिड्यूस कर देगा, कॉपर सॉलिड बना देगा H+। ठीक है, तो रिएक्शन इनकी जो होती है वो एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ होती है। ठीक है, अच्छा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म सॉल्ट लाइक हाइड्राइड सेलाइन एंड दे आर आयनिक एक्सेप्ट। हर चीज का मैंने ध्यान रखा है और बहुत समय लगा बच्चों इस प्रोसेस को करने में। आपको क्या लग रहा है बस ये है? देख रहे हो, एक्सेप्ट सारे पॉइंट्स भी आ जाएं और चीजें भी सब क्लियर हो जाएं। तो कौन कौन से थे, हमने क्या कहा था, BH2 और MgH2। ठीक है, ये हो गया। इसमें लिखा गया है कि CH4B2H6 एंड दिस आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। क्या ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हैं? बिल्कुल, इसके अंदर परफेक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। बिल्कुल ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच है। तो कोवेलेंट हाइड्राइड को इन 3 भागों में डिवाइड किया गया था, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच। और आयनिक हाइड्राइड में ये आ जाते हैं सेलाइन। और अब बात होती है, यदि डी ब्लॉक एलिमेंट ले लिए जाएं, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट यदि ले लिए जाएं तो वो डी और एफ ब्लॉक, डी एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ये बनाते हैं आपका इंटरस्टेटियल हाइड्राइड। इंटरस्टेटियल हाइड्राइड्स, इसमें जो मुझे एक टर्म के बारे में बात करनी थी कि यदि आप इन ग्रुप्स में देखो, डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये वाले जो हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये वाले आपका इजिली हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, 6 वाले में जिसमें आ रहा है क्रोमियम, 6 वाले में जिसमें आ रहा है क्रोमियम, ये सिर्फ एक ही टाइप का हाइड्राइड बनाता है, CrH टाइप का। याद करो हमने कहा था +1 जनरली एग्जिस्ट नहीं करती, बस यहां है, इस जगह पर ये +1 आती है। ठीक है, CrH। और यहां से यहां 7th 8th 9th वाले आपका हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, और इसी कारण से इन ग्रुप्स को बोला जाता है, इनको एक नाम दिया जाता है कि यहां हाइड्राइड नहीं बन रहे हैं, यानी इसको कह दिया जाता है हाइड्राइड गैप। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हो गया
इधर हाइड्राइड्स की कहानी, हाइड्रोजन की कहानी, और कुछ इधर हाइड्रोजन से रिलेटेड मुझे ये हो गया, वाटर गैस शिफ्ट हो गई, ठीक है, इनके बारे में बात हो गई, और कुछ और कुछ और कुछ। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और लिख देता हूँ कि यहाँ जो कुछ इंटरस्टेटियल कंपाउंड बनते हैं, जैसे YB और H2.5, इस टाइप के नॉन स्टेशियोमेट्रिक इंटरस्टेटियल कंपाउंड बनते हैं, ये फॉलो नहीं करते लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नॉन स्टेशियोमेट्रिक कंपाउंड है, कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, सॉरी। ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ नोट, थोड़ा सा मैं इसको एक पॉइंट और लिखना है मुझे आगे, देखो, क्योंकि ये हार्डनेस वार्डनेस आ गई, मतलब वाटर के बारे में मुझे यहाँ पर लिखना है एक पॉइंट, और वो ये है कि सबसे पहली बात कि वाटर जो है वो एम्फोट्रिक है, वाटर जो है वो एम्फोट्रिक इन नेचर है। और दूसरी, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक आया नहीं है, तो इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ice crystallizes in the hexagonal form। ये शब्द याद रखिएगा, इन द हेक्सागोनल फॉर्म। ठीक है, अगर आपने देखा हो बर्फ गिरते हुए, या किसी मूवी में आप देखो, कौन सी थी वो, मैं घर में देखी है, फ्रोजन। फ्रोजन में जब वो बर्फ गिरती है ना, तो उस शेप को देखिए कभी, वो हेक्सागन टाइप का शेप होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में वो हेक्सागोनल टाइप का ही शेप रखती है, ठीक है। लेकिन बट एट लो टेम्परेचर, इट कंडेंस, यदि टेम्परेचर कम रहेगा तो ये आपस में मिल जाती हैं, टू क्यूबिक फॉर्म। ठीक है, आइस की, वाटर की डेंसिटी जो है मैक्सिमम कितने पर होती है, ये तो बचपन में पढ़ा है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, इतने के बाद अब हम बात करते हैं हार्डनेस और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, जैसे यहां मैं आपसे कहूं कि ये जो टेम्परेरी हार्डनेस आप हटा रहे थे हीटिंग, बॉइलिंग के द्वारा, तो इसमें क्या बनता है, ऊपर वाले में बनता है बच्चों कैल्शियम का कार्बोनेट। ठीक है ना, कैल्शियम का बाई कार्बोनेट जनरली हीट करने पर क्या बनाते हैं, कार्बोनेट, CO2 और H2O। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम में होता क्या है, ये जो Mg है, अगर इसकी KSP के बारे में सोचो तो उसका लॉजिक अलग आता है। इसको आप ऐसे सोच सकते हो, उसको दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक तो KSP के बेसिस से, एक आप इनमें यदि आप देखो तो ये Mg जो है वो ऊपर है, Mg+2 ऊपर है, और कैल्शियम +2 जो है नीचे है। तो Mg+2 क्या करता है, बाई कार्बोनेट को पोलराइज कर देता है। Mg+2 इधर, ये जो B और यहां पर CO3 वाला है ना, एक मिनट, ये इस मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है, घसीट लेता है इधर से इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर कैसी है, ज्यादा है। तो ये यहां से ऑक्सीजन घसीट लेता है और वो ऑक्साइड बना लेता है, जो कि पानी के साथ रिएक्शन करने पर MgOH का होल ट्वाइस दे देते हैं। ये इसके एक्सप्लेनेशन का एक तरीका है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहां पर जो आपका बनता है वो बनता है MgOH का होल ट्वाइस, प्लस CO2 और प्लस सारी चीजें।
समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, इसी तरह से एक मेथड है जियोलाइट का मेथड, जिसमें आप क्या परम्यूटेट मेथड भी कहते थे। तो ये आपका जो यूज होते हैं ना, वो 3D सिलिकेट यूज होते हैं, एल्युमिनियम के सिलिकेट यूज होते हैं। जो फॉर्मूला होता है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, Na2Al2Si2O8। तो ये एल्युमिनियम क्या है, सिलिकेट्स है, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, NaAlSiO4, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पूरी वाली जो बात है ना, इसको खत्म करके NaZ टाइप का, Z आपका ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये आपका करता क्या है, ये आपका जो भी कैटायन है जिनके कारण हार्डनेस आ रही है, Mg+2 और कैल्शियम+2, इनके साथ रिएक्शन कर लेगा NaZ, और इन कैटायन को उड़ा देगा ऐसे, ये अलग, ये अलग, और Na+, जिसके कारण तो कोई हार्डनेस आती नहीं है, ठीक है। अगला मेथड है, अगली जो प्रोसेस है वो मास्किंग ऑफ आयन है। इसका क्या मतलब है, देखो, इसमें एक मेथड आगे आप पढ़ते हो जिसको आप कहते हैं कैल्शियम गॉन, कैलगॉन। इसको आप कहते हो क्या, कैलगॉन प्रोसेस, कैल्शियम गायब हो गया, ठीक है। इसके लिए आप यूज करते हो Na2P6O18, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Na2Na4PO3 का होल 6, ठीक है। ये भी आपका वही काम करता है जो इधर, जैसे जियोलाइट जो चीज कर रही थी ना, वही काम ये करता है। ये करता क्या है पता है, इसका स्ट्रक्चर में यदि आप देखो तो P6 की यूनिटें होती हैं ऐसी, ये है P, फिर 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 ये है P, ठीक है। कॉमन इंटीजर बाहर निकल रहा है, चेक करो, देखो कॉमन इंटीजर बाहर निकल रहा है यहाँ पर। ये एक मिनट, यहाँ 6 होगा, ठीक है ना, ठीक है। कॉमन इंटीजर बाहर निकाल सकते हो आप, दो दो ले लें, Na4, एक मिनट, यदि हम बात करें तो यदि हम इसमें से, ठीक है ना, सही, तो ये यूनिट पी वाली कंबाइन कर देंगे और ऑक्सीजन जोड़ देंगे। इसमें स्ट्रक्चर सोचते हैं क्या आ रहा था इसका, इधर O, इधर O, इधर O, इधर O, इधर O, इधर O, डबल बॉन्ड O, O माइनस, 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 ठीक है। हो ही गए होंगे, 3 3 6 3 9 हो गए होंगे, ठीक है। अब ये है ऐसा स्ट्रक्चर, चार्ज कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गए, Na+, सही लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इतना जाइंट मॉलिक्यूल, जो बड़ा मॉलिक्यूल है ना, मास्क कर देता है, छुपा देता है कैल्शियम+ और Mg+2 को, इनको छुपा देता है, इसी को कहते हैं मास्किंग। और इसमें इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा, इसमें पूछा जा सकता है कैलगॉन के लिए कितनी पीओपी बॉन्ड है, इस टाइप की चीजें। तो यहाँ ये कैल्शियम+2 पर मास्क चढ़ा देता है, किडनैप कर लेता है इसको, दिखाई नहीं देता, कैल्शियम है भी नहीं, तो लगता है कैल्शियम गॉन, कैल्शियम गॉन, कैलगॉन, ठीक है। अच्छा, इन सारे मेथड में अगर बेस्ट मेथड पूछा जाए ना, तो बेस्ट मेथड कौन सा था, जो बेस्ट मेथड है वो है आपका क्या, वो जो रेजिन प्रोसेस है, जिसमें रेजिन बेड लगाते हैं और उन रेजिन बेड में मौजूद होते हैं पॉलीमर, जो पॉलीमर ट्रैप कर लेते हैं कैटायन को एक जगह पर और एनायन को एक जगह पर,
बाकी सब क्या कर रहे हैं, कैटायन को खा रहे हैं। बाकी सब प्रोसेस में कैटायन निपटाए जा रहे हैं। रेजिन प्रोसेस में दोनों निपट जाते हैं, कैटायन भी और एनायन भी। तो ये जो है वो बेस्ट प्रोसेस है रेजिन प्रोसेस वाली। अब थोड़ा सा हम इसमें और आगे चलते हैं। इसके अंदर वो वाला पार्ट तो आपने कर लिया होगा, पार्ट पर मिलियन वाला बहुत आसान सा था और मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं, इसलिए मैंने उसको यहाँ इन्वॉल्व नहीं किया है। ठीक है, अच्छा अब मैं आगे बढ़ता हूँ और बात करता हूँ H2O2 के बारे में। ठीक है, H2O2 स्लाइटली एसिडिक देन वाटर। ये जो बात लिखी गई है ये बिल्कुल सही है। H2O2 आपका, ये मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है, वैसे आपको पता है इसका स्ट्रक्चर जरूर देखना है आपको, जो दो फेज में स्ट्रक्चर बना है ना, इसको जरूर देखना, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ठीक है, तो ये आपका पानी में मिलाए जाने पर अपना H जो है वो डोनेट कर देता है, और इसके K की वैल्यू, K डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू, जैसे 25 डिग्री पर वाटर की आती है कितनी, 10 टू द पावर -14, इसकी आती है 1.55 इंटू 10 की पावर -14, तो हल्का सा ज्यादा एसिडिक होता है ये। ठीक है, अगला लिखा हुआ है इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ Na2O2 और BaO2 विथ H2O। ठीक है, आइस कोल्ड H2O2 का यूज होता है, क्योंकि H2SO4 का यूज होता है, क्योंकि ये जो बनता है H2O2 वो तो बहुत आराम से डिकम्पोज हो जाता है। ये वाली प्रोसेस आपने मार्क्स प्रोसेस के नाम से पढ़ी होगी, BaO2। तो जब कोई ऑक्साइड, या जब कोई ऑक्साइड पानी में मिलाया जाता है मेटल का, तो बेस बनाता है। जब कोई पेरोक्साइड पानी में मिलाया जाता है तो क्या बनाएगा, जब कोई पेरोक्साइड को पानी में मिलाओगे तो बनाएगा क्या, NaOH और H2O2, और NaOH जो है वो रिएक्शन कर जाएगा किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो फॉर्मेशन हो जाएगा Na2SO4 का। तो इससे आप बना सकते हो क्या, ये वाली चीज। ये वाली आपने पढ़ी होगी रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑटो ऑक्सीडेशन वाली। इसमें एक शब्द याद रखिएगा, वहां जल्दबाजी में ये देखना मत भूल जाइएगा, नॉल होना चाहिए, एल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तब आपका ये फॉर्म होता है। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में इस एल्कोहल पर गौर करना भूल जाओ, लैंग्वेज को देखो और हंसी हंसी इसको निपटा कर चले आओ। ठीक है, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ ये C2H5 एरियल ऑक्सीडेशन O2 के साथ, तो ये बन जाता है क्या, ये कंपाउंड। ओके, अगला क्या लिखा हुआ है जरा देखो, H2O2 also prepared by concentrated H2SO4 और acidified sulfate solution and also obtained from peroxide और सुपरऑक्साइड। peroxide और सुपरऑक्साइड से तो मैंने बता दिया, सुपरऑक्साइड को यदि आप पानी में मिलाओगे तो क्या बनेगा, इससे बनेगा मेटल का ऑक्साइड H2O2 और ऑक्सीजन। तो जो भी आप एसिड मिलाओगे उसकी रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, उसकी रिएक्शन मेटल ऑक्साइड पानी में जैसे ऊपर करवाया ना, ऐसे ही मेटल ऑक्साइड बनेगा, ये रिएक्शन करके बेस बना देगा और उस बेस के साथ रिएक्शन हो जाएगी H2SO4 की, तो इससे भी आप H2O2 बना सकते हो। ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ दिस। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, कि यदि आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लो, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैसे टूटता था, मैंने बताया है कि यदि आप कॉन्सेंट्रेटेड लोगे तो पानी कम है वो ऐसे टूटेगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस में। समझ में आएगी मेरी बात। अब ये HSO4 माइनस पहुंचेगा आपका इलेक्ट्रोड पर,
और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और 2 लिंकेज आपस में कंबाइन हो जाएंगी, बन जाएगा H2S2O8। समझ में आ गई मेरी बात? ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैक्सिमम से ज्यादा आ रही है, यानी यहां पर मौजूद होगी क्या? पेरोक्साइड लिंकेज। यहां पर क्या चीज मौजूद होगी? पेरोक्साइड लिंकेज। तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, 3 4 5 6 7 8, ये बन गया। अब इस पर क्या बन गया? मार्शल्स एसिड। इस पर हाइड्रोलिसिस कराओ। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा? पहले ये टूटेगा और कारोज एसिड बन जाएगा, याद आ रहा होगा ये चीजें, ठीक है। फिर और हाइड्रोलिसिस कराने पर 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के और 1 मोल बन जाएगा हमारा H2O2 का मॉलिक्यूल। समझ में आ रही मेरी बात? सेम रिएक्शन, बिल्कुल सेम रिएक्शन हो सकती है अमोनियम बाइसल्फाइड के द्वारा। NaHSO4 give same type of reaction, give same type of reaction। आगे बस में। अच्छा, अब इसके अंदर अगला लिखा हुआ है इट ऑक्सीडाइज्ड K4FeCN6 इन एसिडिक मीडियम। ओके, देखो बच्चों, अगर आप H2O2 के बारे में बात करो तो H2O2 आपका डिकम्पोज हो जाता है और बनाता है क्या? H2O और O2। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, -1, यहां कितनी हो गई? -2, और यहां कितनी है? 0। देखिएगा, अगर ये यहां से यहां गया, H2O यदि किसी रिएक्शन H2O2 किसी रिएक्शन में ये बना रहा है, यानी -1 से -2 में आ रहा है, यानी खुद का ये करवा रहा है क्या? रिडक्शन। यानी सामने वाले को क्या करवाएगा? ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो यदि यदि कोई मतलब यदि ऐसा कोई एजेंट है जो इस सीरीज में, किस सीरीज में? आपकी वो वाली सीरीज थी ना, फुल ओजोन बर्बाद, ये वाली सीरीज थी। इस सीरीज में जो भी यदि आप देखोगे इस सीरीज में ना, तो H2O2 दो जगह आ रहा है, एक H+ वाला भी आ रहा है और एक OH- वाला भी आ रहा है। चलो बच्चों, आप एक काम करो, इसको देखो, मैं इस वाले को अगले में एक्सप्लेन करता हूँ। कारण क्या है ना, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक छोटी सी चीज वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाली बतानी, क्योंकि कुछ बच्चे उसमें भी पूछा है, तो छोटा सा है, थोड़ा सा और बनेगा, 10 मिनट का 15 मिनट का, उसको और देख लेते हैं, वरना ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप अलग अलग टाइम पे मिलोगे हमसे। पहले इसको देखो,